Hello everyone. Today's topic is head, chest, abdomen injuries, amputation, shock and crush injury. These are the topic today we are going to discuss. Firstly we discuss the head injuries. हेड इंजरीज क्या होती हैं? जो हमारा ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है और स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। जब कोई इंजरी हमारे स्कल के अंदर ब्रेन को या स्कल को डैमेज करती है तो हम उसे हेड इंजरीज कहते हैं। इसको दो टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक है कॉन्कशन और दूसरा है कंप्रेशन। कॉन्कशन में क्या होगा, जो स्कल के अंदर हमारा ब्रेन है, ब्रेन अगर इधर उधर हिलने लगे, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन हो जाए जिसकी वजह से कि वो सरफेस पर टच करने लगे हार्डली, तो उससे क्या हो जाता है, हमें कॉन्कशन हो जाता है, जिससे स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, जब कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, हेड के ऊपर पड़ता है, कोई एक्सीडेंट है, कोई इंजरी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो हम उसे कंप्रेशन कहते हैं। जनरली इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, क्योंकि हेड से रिलेटेड इंजरी है तो बेहोश होना, अनकॉन्शियस हो जाना, एकदम से कुछ भी मेमोराइज ना रखना, डबल विजन हो जाना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, बैलेंस खो सकते हैं, अपना जो अलाइनमेंट है बॉडी का वो लॉस हो सकता है, आंखों से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, सेंसेशन नहीं हो पाएगी, पूरी बॉडी की सेंसेशन, जैसे फिंगर्स की सेंसेशन होना, नाक से खून आ सकता है, कान से खून आ सकता है, माउथ से ब्लड आ सकता है, पल्स जो है वो आपकी स्लो हो सकती है और प्यूपिल्स डायलेट हो सकती हैं। तो इस तरह से आपके ये सिम्टम्स आ सकते हैं अगर हेड इंजरी है। अगर हेड इंजरी किसी को हो जाती है, सपोज कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट है, घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस पर्सन के सर में चोट लग जाती है, तो उस वक्त हमें क्या फर्स्ट एड देना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज, पहले आप उसकी कंडीशन को देखेंगे कि जो हमारा विक्टिम है वो किस कंडीशन में है, क्या वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ब्लीडिंग हो रही है, रेस्पिरेशन कैसा है। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉपर है, हार्ट बीट कर रहा है, तो हम उस पर्सन को इंजरी की साइड से रिकवरी पोजीशन के अंदर रख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि अगर ब्रीदिंग हैम्पर है उस पर्सन की, तो आप उसे रिकवरी पोजीशन में नहीं रखेंगे, बल्कि आप उसे सीपीआर देंगे। अगर कंडीशन सीपीआर के अकॉर्डिंग हो जाती है तो हमें विक्टिम को सीपीआर देना होता है। देन एम्बुलेंस को बुलाएंगे, मेडिकल कॉल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इंजरी है, हेड पे सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे। दूसरा, जब तक मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती तब तक आप उस पर कोई बैंडेजिंग कर सकते हैं। अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उस पर पट्टी बांध सकते हैं, कोई साफ कपड़े से, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा, या अगर आपके पास बैंडेजेस हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ईयर, नोज से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर ड्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर किसी को हेड इंजरी होती है तो नोज को ब्लो नहीं करना चाहिए, यानी कि नाक से अगर खून आ रहा है, हेड इंजरी है, तो हमें और ज़्यादा उसको ब्लो नहीं करना चाहिए। ईयर और नोज को पैक नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लॉगिंग वाली बैंडेजिंग नहीं करनी चाहिए, लाइट ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम उसको सीपीआर देंगे। ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, ज़्यादा मूव करने से उसका स्पाइन इंजर्ड हो सकता है। जब हम उसको लिटा देंगे तो उसका जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। जैसे ही मेडिकल अर्जेंसी आ जाती है वैसे ही उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फर्स्ट एड देने से पहले या फर्स्ट एड देने के बाद अपने हाथों को क्लीन ज़रूर करना है। अगर सोप नहीं है तो हम ऐश से भी क्लीन कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ एब्डोमिनल इंजरीज। एब्डोमिनल मतलब जितना हमारा एब्डोमेन का पार्ट होता है, जो भी हमारा स्टमक का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अगर उस पार्ट पे इंजरी होती है तो हम उसे एब्डोमिनल इंजरी कहते हैं। तो बहुत बड़ा रीज़न है, इसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, काफ़ी चैलेंजिंग होती है, और ज़्यादातर ये जो इंजरी होती है ये 15 to 30 ईयर्स के पर्सनस को ज़्यादा होती है। इसकी वजह से 15 to 20% डेथ हो जाती हैं और बहुत
हेमरेज इसमें हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से इस तरह की इंजरी होती है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये कुछ क्लासिफाइंग पैटर्न्स हैं, जैसे कि हमने इसको मेजरली क्लासिफाई किया है ब्लंट, पेनिट्रेटिंग, इट्राजेनिक टाइप्स में। ब्लंट इंजरी क्या होती है? अगर क्रश इंजरी है, किसी दबाव में आके इंजरी हो जाती है, ब्लास्ट इंजरी है, या फिर सीड सिंड्रोम है। पेनिट्रेटिंग में स्टैब वुंड हो सकता है किसी ने किसी बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से अंदर पेनिट्रेट कर दिया, वो नाइफ हो सकता है, निडल हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, या फिर गन शॉट हो सकता है किसी ने किसी को गन से शॉट किया हो। इट्राजेनिक हो सकती है, इसमें एंडोस्कोपिक हो सकती है, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज की वजह से हो सकती है, पेरिटोनियल डायलिसिस देते वक्त हो सकती है, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कैनुलेशन की वजह से हो सकती है, गाइडेड लिवर बायोप्सी की वजह से हो सकती है। तो मेजरली इस टाइप में एब्डोमिनल इंजरीज को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लंट ट्रॉमा कैसा होता है। तो ब्लंट ट्रॉमा, जैसे ही कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट होने से जो चोट लग जाती है, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, इस तरह का इफेक्ट आएगा। क्रश इंजरी हो सकती है, किसी चीज के अंदर आप दब गए हैं, अर्थक्वेक होने की वजह से या बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से, आप बहुत प्रेशर में आ गए हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा वजन आ गया है, जिसकी वजह से क्रश इंजरी हो सकती है। सीट सिंड्रोम हो सकता है। सीट सिंड्रोम जैसे कि कार की सीट बेल्ट लगाई हुई है और इम्पैक्ट हो जाता है, तो इस तरह की रेडनेस स्ट्राइप्स वाली फॉर्म हो जाती है, जो कि सीट बेल्ट की वजह से हो जाती है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का मतलब है कि अगर किसी ने नाइफ से, ब्लेड से अंदर पेनिट्रेट कर दिया है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो इस तरह से जो हमारा स्टमक का पार्ट है, एब्डोमिनल का पार्ट है, वो इस तरह से कट हो सकता है और ये बहुत सीवियर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या करना है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उस पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, एबीसी देना है, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है। आईवी लाइन हॉस्पिटल जाने के बाद स्टार्ट करी जा सकती है। मेडिकल कंट्रोल से आप बात कर सकते हैं और पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें हमें देखना है कि एयरवे प्रॉपर होना चाहिए, ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, डिसेबिलिटी स्टेटस आपको देखना पड़ेगा, वो पर्सन मूव कर पा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, एनवायरमेंटल कंट्रोल या एक्सपोजर को मेजर करना पड़ेगा। तो अगर एब्डोमिनल ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो पर्सन शॉक में जा सकता है। जो भी कट लगा है, जो भी इंजरी हुई है, उसको हम कवर करेंगे, या तो हमारे पास कोई साफ क्लॉथ हो उससे हम उसको कवर कर सकते हैं। तो पहले विक्टिम की पोजीशन को आप एक अलाइनमेंट में लेके आइए। अगर इंटेस्टाइन बाहर हो गई है तो एक प्लास्टिक बैग से उसको कवर करेंगे, इंटेस्टाइन्स को टच नहीं करना है। जो भी एब्डोमिनल एरिया से बाहर आ गई है बस उसको थोड़ा सा एक कवर करके अंदर की साइड करना है, एक प्लास्टिक बैग लगा सकते हैं उस पर। कुछ भी खाने को नहीं देना है, कुछ भी पीने को नहीं देना है। हमें ये देखना है कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है, हार्ट बीट चल रही है। अगर ऐसा है तो रिकवरी पोजीशन में रखेंगे जब तक मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है और हार्ट बीट नहीं कर रहा है तो हमें उसे सीपीआर देना है। एम्पुटेशन, व्हाट इज एम्पुटेशन? एम्पुटेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी से कोई पार्ट कट होके अलग हो जाता है तो हम उसे एम्पुटेशन कहते हैं। तो जनरली हमारे कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे कि किसी की फिंगर कट हो गई, हैंड किसी इंजरी में, किसी एक्सीडेंट में कट हो गया, लेग्स कट हो गए, तो उसमें वो जो पार्ट होता है बॉडी का, वो बॉडी से डिटैच होके अलग हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे मॉनिटर करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? हमें उस पर्सन को पूरी तरह से सपोर्ट देना चाहिए और जो एम्पुटेड पार्ट है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। टाइम इज लाइफ इज टाइम। तो
जितना हम समय को कंट्रोल करके रखेंगे उतने चांसेस हैं कि एम्पुटेड पार्ट को हम फिर से बॉडी से रिकनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की फिंगर कट होके अलग हो गई है, अगर फिंगर कट होके अलग हो गई है तो हमें उसे क्या करना है, वो यूजलेस नहीं है हमारे लिए, हम उसको सेव कर सकते हैं और सेव करके उसकी बॉडी से दोबारा उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ मेडिकल हेल्प। तो व्हाट इज द एबीसी? तो एबीसी क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को हमें मॉनिटर करना है, काम रहना है, पेशेंटली डील करना है। उस पर्सन का जिसका भी वो पार्ट कट हुआ है उससे ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, तो हमें प्रेशर देके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए और एम्पुटेड पार्ट को प्रिजर्व करना है, सेव करना है उस बॉडी पार्ट को और उसे किसी साफ कपड़े में या प्लास्टिक बैग के अंदर हमें रैप करके रखना है और उसे हमें किसी ठंडी जगह पे रखना चाहिए। या तो हम उसको ठंडे वाटर के अंदर रख सकते हैं या फिर हम उसे आइस के अंदर रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वाटर या आइस में नहीं रखेंगे, किसी प्लास्टिक बैग में रैप करके ही हमें उसको प्रिजर्व करना है। अगर हम डायरेक्टली उस पर आइस या ड्राई आइस रख देंगे तो उससे वो पार्ट उसका डैमेज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, जो भी एम्पुटेड पार्ट है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, हम उसे देखेंगे, उसकी कंडीशन देखेंगे। कोई प्लास्टिक बैग है या फिर कोई साफ क्लॉथ है उससे इसको इस तरह से पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको आइस या कूल प्लेस पे रखेंगे, कोल्ड वाटर के अंदर रखेंगे और जैसे ही मेडिकल हेल्प आएगी वो पैरामेडिक्स को हम वो पार्ट भी देंगे और वो पेशेंट को ले जाने के साथ साथ वो पार्ट भी हमें मेडिकल हेल्प या हॉस्पिटल तक ले जाना होगा ताकि वो फिर से रिकनेक्ट हो सके। तो कूलिंग से वो पार्ट प्रिजर्व रहता है। अगर आप उसको कूल जगह पे रखेंगे तो 18 घंटे तक वो डैमेज नहीं होगा और जब उस पर्सन का ऑपरेशन होगा, जब उसको ऑपरेट किया जाएगा तो चांसेस है कि वो जो कटा हुआ पार्ट है वो फिर से जॉइन हो जाए। अगर हम उसको ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे और तो फिर वो 4 to 6 आवर तक वो पार्ट सही रहेगा, उसके बाद वो डैमेज हो सकता है। जितना हमें कोशिश करनी है उसे हीट से दूर रखना है, गर्म जगह से दूर रखना है, उस पर्सन को हमें वार्म रखना है और उस पर्सन की कंडीशन को भी हमें देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज शॉक। तो शॉक क्या होता है? शॉक को हम कई तरह से समझते हैं। एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, एक ट्रॉमा होता है जिसे हम शॉक कहते हैं। जब बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है तो हमारी बॉडी गिव अप करने लगती है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि ब्रीदिंग ना हो पाना, हार्ट बीट ना चल पाना, ब्रेन का वर्क प्रोसीजर कम हो जाना। तो शॉक के सिम्टम्स में ये होने लगता है और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। ये धीरे धीरे भी डेवलप होती है और एकदम से भी डेवलप हो सकती है। तो कॉजेस क्या है? कई रीज़न से एक पर्सन शॉक में जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बॉडी से ब्लड लॉस हो गया है या सीवियर बर्न है, वो जल गया है, बहुत ज़्यादा जल गया है, हार्ट फेलियर, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, वो सही तरह से काम ना कर पाए, अगर कोई हेड की इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, तब वो पर्सन शॉक में जा सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, अगर किसी चीज़ से किसी को एलर्जी है, वो अचानक उसके कांटेक्ट में आता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है। अगर पानी की कमी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो वो पर्सन शॉक में जा सकता है, जिसमें कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिजली के झटका लगने से भी वो पर्सन शॉक में जा सकता है। कोई इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, तो भी शॉक में जा सकता है। इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है या फिर लॉन्ग लिव्ड हो सकता है। तो कॉमन टाइप के शॉक क्या है? यहाँ पे हमने 4 टाइप के शॉक्स आपको दिखाए हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक, यानी कि जब ब्लड की वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, बॉडी को ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो उसे हम हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, जब हार्ट सही से काम नहीं करता तो कार्डियोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक, जब नर्वस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसे न्यूरोजेनिक कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी किसी एलर्जी की वजह से जब वो पर्सन शॉक में जाता है तो उसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? किसी भी इंजरी से हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा से हो सकता है। विक्टिम जो होता है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो बात नहीं करेगा, बोल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा, कई साइंस एंड सिम्टम्स उसको शॉक के आने लगेंगे।
साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन शॉक में जा चुका है? तो हमने उसको मेजरली 3 सिस्टम में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है कंपनसेटरी शॉक, यानी कि पहली स्टेज। इसमें माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि एंजाइटी होना, वो घबराहट में होगा, रेस्टलेस होगा, ब्रीदिंग थोड़ी सी हैम्पर होगी, वो बढ़ सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, और ये कंपनसेटरी होते हैं, यानी कि ये मैनेज होते रहते हैं, उसका बॉडी सिस्टम काम करता रहेगा। सेकंड है डीकंपनसेटरी, जिसमें कि बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, और इसे हम सेकंड स्टेज कहते हैं, जिसमें मेंटल स्टेटस जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ब्रीदिंग या तो रैपिड हो जाती है या शैलो हो जाती है, स्किन जो होती है वो एशन हो जाती है, एकदम राख जैसी लगने लगती है, पेल हो जाती है और ठंडी हो जाती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है। इरिवर्सिबल शॉक थर्ड स्टेज जिसको हम कहते हैं, इसमें विक्टिम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, हार्ट बीट नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपरली, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन है और इसे हम थर्ड स्टेज कहते हैं। अगर कोई भी शॉक की कंडीशन है तो हमें मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। जो भी आपकी कंट्री में मेडिकल हेल्प नंबर है उसको डायल करना चाहिए और जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। फर्स्ट एड फॉर शॉक, कैसे फर्स्ट एड देंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे वो पर्सन रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ब्रीदिंग कैसी है, सर्कुलेशन कैसा है, हार्ट बीट हो रही है या नहीं हो रही है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी कॉल आप बुलाएंगे, फिर उसके बाद आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे कि उसकी लेग्स को आपको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, 6 to 12 इंचेस अबव रखना पड़ेगा, ब्रीदिंग देखनी पड़ेगी। अगर ब्रीदिंग प्रॉपर है, हार्ट बीट प्रॉपर है, तो रिकवरी पोजीशन में रख सकते हैं, कपड़ों को लूज कर सकते हैं। अगर ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं हो रही है, तो हमें CPR देना होता है। नेक्स्ट इज चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी क्या होती है? जब हमारे सीने पे चोट लग जाती है तो हम उसे चेस्ट इंजरी कहते हैं। कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा हो सकता है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है, जो भी अंदर के ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स है या हार्ट है वो डैमेज हो सकता है, स्पाइनल इंजरी भी कभी कभी हो सकती है। तो फ्रैक्चर्ड रिब्स हो सकती हैं। इस तरह से ये आपका रिब केज है और इसमें बहुत सारी रिब्स होती हैं। मान लीजिए अगर इस रिब का फ्रैक्चर हो जाए तो वो हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करेगा, लंग्स में पेनिट्रेट भी कर सकता है और हमारी ब्रीदिंग भी हैम्पर हो जाएगी, हम सही तरह से ब्रीद नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम होगी, पेन होगा, ब्रीदिंग हैम्पर होगी। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्रैक्चर हो चुकी हैं रिब? तो आप देखेंगे कि आपके रिब्स के साइड में ही दर्द होगा। जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपको दर्द होगा, टच करेंगे तो पेन होगा, ब्रीथ करते वक्त भी आपको पेन हो सकता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है, रैपिड पल्स हो सकती है, नील पड़ सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकता है आप खांसे और जो स्प्यूटम निकले उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह से आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले प्राइमरी सर्वे करेंगे, फिर उसके बाद उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा देंगे। इस तरह से सिटिंग पोजीशन में हमें उसको रखना होगा जिससे कि उसकी इंजरी और ज़्यादा डैमेज ना हो। उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसकी जो इंजर्ड आर्म है उसको स्लिंग प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल हेल्प को आपको तुरंत बुला लेना चाहिए। तो इस तरह से स्लिंग बांधना होगा। स्लिंग हमने बैंडेजिंग टेक्निक्स में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बैंडेज यूज करके और आर्म को इसमें कंफर्टेबली प्लेस करेंगे, जो दूसरा पार्ट है वो नेक के पीछे टाई अप कर देंगे और इस तरह से इसको सपोर्ट मिलेगा। तो रिब फ्रैक्चर में भी हम इसको यूज करते हैं। ओपन चेस्ट वुंड है, तो ओपन चेस्ट वुंड में हो सकता है कि चेस्ट में कोई घाव हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी है और आप चेस्ट की वॉल से जो प्लूरा वगैरह है वो वहां से डैमेज हो रहा है, वो वहां से दिख रहा है। तो क्या हो सकता है? एयर उसके अंदर सक हो सकती है। रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? ओपन वुंड होगा, वो आपको दिखाई देगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पल्स जो है वो बहुत रैपिड हो जाएगी और वहां से साउंड भी आने लगेगी जैसे ही वो पर्सन सांस लेगा। मैनेज कैसे करना है? मेडिकल असिस्टेंस देना है, पर्सन को सिटिंग पोजीशन में रखना है, वुंड को आप कवर करेंगे किसी लाइट मटेरियल से, पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बाहर की जो एयर है वो अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जो अंदर की एयर है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन सप्लीमेंट दे सकते हैं,
उस पर्सन को जैसा उसको दिक्कत हो रही है वैसा उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसको वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग हैम्पर तो नहीं हो रही, हार्ट बीट सर्कुलेशन तो नहीं हैम्पर हो रहा, तो ये हम मॉनिटर कर सकते हैं। चेस्ट इंजरी में हमें उसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, इस तरह से अलाइन रखना है और हम उसके पास बैठ के उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चेस्ट इंजरी में सिटिंग पोजीशंस में रखिए, ड्रेसिंग उसको कवर अप करनी है, रीश्योर करना है कैजुअलिटी को और इंजर्ड साइड को देखते रहना है कि पेनिट्रेटिंग वुंड तो नहीं है, रिकवरी पोजीशन में रखना है या फिर सीपीआर देना है, मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना है। नाउ लास्ट इज क्रश इंजरी। व्हाट इज क्रश इंजरी? ये हमने अभी डिस्कस करा था जब हमने एब्डोमिनल इंजरीज डिस्कस करी थी। तो क्रश इंजरी क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, जैसे कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो जब हमारे ऊपर बहुत सारा मैकेनिकल प्रेशर आ जाता है तो जो हमें चोट लगती है उसे हम क्रश इंजरी कहते हैं और इससे रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसे हम क्रश सिंड्रोम कहते हैं। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक आना, लैंडस्लाइड होना या फिर बॉम्बिंग हो गई है, वॉर का कोई एक्ट है, कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहाँ पे मिसहैपनिंग हो जाती है, स्नोफॉल हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से जो रूफ है वो नीचे आ जाती है, माइन कोलैप्स हो सकती है, तो इन रीज़न से क्रश इंजरी हो सकती है। इस तरह से क्रश इंजरी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1999 मरमारा अर्थक्वेक का, कि किस तरह से अर्थक्वेक हुआ है और बहुत ज़्यादा मटेरियल लोगों के ऊपर गिरने की वजह से वहाँ पर क्रश इंजरी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या करना चाहिए? अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट, बिल्डिंग साइट एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन या नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रश इंजरी हुई है तो उस वक्त हम फर्स्ट एड कैसे देखेंगे? तो हमें विक्टिम को जितना लो हो सके उतना लो रखना है, उसे मॉनिटर करना है, रेस्पिरेशन और कॉन्शियसनेस। अगर ब्रीदिंग हो रही है तो हम रिकवरी पोजीशन में रखेंगे और नहीं हो रही है तो सीपीआर देंगे। अर्जेंटली हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे फर्स्ट एड देने के बाद, और फर्स्ट एड देने से पहले हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करेंगे ताकि हाइजीन मेंटेन रह सके। थैंक यू।